आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HR के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम आए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पुणे में, और जैसे कि मेरे पीछे से देख सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे इंडियन टैंक्स हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लेज़र शो, और वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। देखिए आपको लेज़र शो कितना मज़ा आएगा एंड जस्ट सी द क्राउड देखिए यहाँ पे गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड। ये यहाँ पे पाकिस्तान का एक टैंक है यहाँ पे, एंड दिस ऑल विच यू आर सीइंग राइट नाउ इज़ द इंडियन टैंक्स। और कुछ ही देर में यहाँ पे अपना लेज़र शो चालू होने वाला है, ठीक है। और लेज़र शो का टाइमिंग वैसे 7 बजे है मोस्ट प्रोबेबली। वी हैव टू वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद फिर यहाँ पे लेज़र शो चालू हो जाएगा। एंड दिस इज सदर्न विंग कमांड का म्यूज़ियम है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा इसके अंदर का, वो भी मैं वीडियोज़ में डाल दूँगा। सो स्टे ट्यून, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे लेज़र शो में। भाई थोड़ी देर में चालू होने वाला अपना लेज़र शो। देखिए लेज़र शो चालू होगा अभी। न विकम्पितो मर्हसि हर्षति युद्धक्षेत्रोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। सबसे बड़ी वजह है बलशाली भारतीय सेना। इस महान भारतीय सेना का मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। आजादी के पश्चात हुए हर एक युद्ध में मैंने अपने पराक्रम की छाप छोड़ी है। मैं हूँ भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे पहला सैन्य कमान। मैं हूँ सदर्न कमान। सदर्न हेमिस्फीयर में तारामंडल देखा जा सकता है, जो हमेशा से दिशा दर्शक रहा है। इस तारामंडल में 4 प्रमुख सितारे हैं, जिन्हें सदर्न क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाम से होती है मेरे अस्तित्व की पहचान। 1 अप्रैल 1895 में औपचारिक रूप से मेरा जन्म हुआ, और तब से लेकर आज तक मैं निरंतर देश की रक्षा के लिए जंग कर खड़ा हूँ। मेरा मूल मंत्र है जयो वधो व संग्रामे, यानी either victory or martyrdom in battlefield। मेरे इस आदर्श का सदियों से प्रमाण रहने वाले ऐतिहासिक शहर पुणे में मैं विराजमान हूँ। ये वही भूमि है जहाँ अन्यायी और अत्याचारी मुगलिया हुकूमत के खिलाफ वीर मराठों ने शस्त्र उठाए थे, और यही जंग हुआ था स्वराज की स्थापना करने वाले महान युग पुरुष जानता राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। वीर शिवाजी महाराज ने भगवद गीता की सीख को मूर्त स्वरूप देते हुए लोगों में आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। यही जागरूकता कालांतर में उस युद्ध नीति का आधार बनी, जिसने भारत को अनादिकाल से वीरता का पाठ पढ़ाया। रामायण 6000 बरस पूर्व लड़ा गया भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय युद्ध। भारतीय युद्ध नीति की नींव है रामायण। राजनीति और रणनीति का आदर्श है रामायण।
भौतिक रूप के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का दर्शन है रामायण। श्री राम ने अयोध्या से दूर कुशलता से सुग्रीव की वानर सेना के साथ संधि करके अपनी सेना का संगठन किया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। अपने लक्ष्य को कायम रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि उनके पास पर्याप्त शस्त्र और साधन है। नल और नील नामक गंतव्य की सहायता से गहरे समुद्र में राम सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने की योजना बनाई। हनुमान ने गुप्तचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया बल्कि रावण की सेना की शक्ति और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः श्री राम की रणनीति विजयी हुई। 3000 साल बाद ऐसा ही एक और महायुद्ध हुआ। महाभारत भारतीय युद्ध तंत्र की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो रणभूमि पर लिखा गया। मैंने कुरुक्षेत्र पर अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का दर्शन किया। इस युद्ध के लिए ऐसे दिव्य अस्त्रों की खोज की गई जिन्होंने युद्ध का परिणाम और परिमाण भी बदल दिया। इस युद्ध में नेतृत्व, वीरता और बल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष की आयु में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना को भेदा था। कुरुक्षेत्र में शत्रु को भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए 18 विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़ व्यूह। इस युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीति का विशेष स्थान था। धर्म की रक्षा के लिए कई बार छल और कूटनीति का सहारा लिया गया, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पितामह को निष्क्रिय कर दिया। महाभारत की इन युद्ध नीतियों ने मुझे सिखाया कि युद्ध में केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धिमता, कूटनीति और धर्म का पालन भी महत्वपूर्ण होता है। 300 ईसा पूर्व पहले महागुरु आर्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मुझे शासन कला, कूटनीति और शत्रु की खुफिया जानकारी जुटाने का ज्ञान दिया। प्रसिद्ध तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल में कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर को परिभाषित किया। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव युद्धों की तुलना स्पष्ट की। 8वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने मुझे बारूद की तैयारी और युद्ध के विभिन्न रूपों से अवगत कराया। जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृत में पैदल और घुड़सवार सेना के लिए बैटल फॉर्मेशंस निर्धारित किए। घुड़सवार सेना ने मुझे स्पीड, मोबिलिटी और मनूवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लैंक करने की क्षमता मिली। इन सभी और अन्य कई विचारकों के ज्ञान ने मेरे युद्ध कौशल को सुदृढ़ किया। संग्राम
ठानी थी, सबके भी वो भयभीत जिससे उस तलवार कमानी थी। सह्याद्री का शेर शिवाजी जय भवानी नारा था, हुजूम सिद्दी गालिब निजाम औरंगजेब भी हारा था। भारतीय सेना इन योद्धाओं से सीख लेकर नई नीतियां खोज रही है, इतिहास के पन्ने भविष्य के साथ जोड़ रही है। इस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम करना है, बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक विरासत से प्रेरणा लेकर रणभूमि में अपनी अलग पहचान बनाना भी है। यह अभियान भारतीय सेना को विजय पथ पर ले जाएगा। युद्ध की कथा पुरानी है, वीरों का संघर्ष अविरत चलता रहता है। धर्म, शक्ति, विज्ञान समय के साथ बदलते हैं। प्राचीन काल में युद्ध बाजुओं की ताकत पर आमने सामने खेले जाते थे। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का दौर था। नजदीकी संघर्ष यानी CQB ही एकमात्र जरिया था। हाथों में तलवारें, भाले, धनुष्यबाण आ गए। यह पैदल सेना का युग था। बढ़ती जीवन गति के साथ कैवलरी फोर्सेस का उपयोग शुरू हुआ और हाथियों का समावेश यह भारतीय युद्ध की विशेषता है। स्पीड और स्ट्राइकिंग पावर ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लाइंग करने की क्षमता प्राप्त हुई। घोड़ों की टापों की गूंज हवा में थी। तभी बारूद के धमाके ने युद्ध की परिभाषा ही बदल डाली। तलवार और भाले की जगह बंदूक, तोप और विस्फोटकों ने ले ली। बारूद ने सेनाओं को दुश्मन के किलों को ध्वस्त करने की शक्ति प्रदान की। युद्ध भूमि का विस्तार दूर दराज तक हुआ। ऑफेंसिव मेजर्स के साथ डिफेंसिव तकनीक भी परिष्कृत हुई। जीत का मापदंड केवल आक्रमण नहीं बल्कि प्रतिरोध भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव लाइन बैटल को जन्म मिला। सैनिक ट्रेंच का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगे। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन ही बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक रुख दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनोवर वॉरफेयर का दौर आया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बना के उसके डिफेंस को तेजी से घेरना और बर्बाद करना। भारत का इतिहास सदियों से धर्म के पथ पर विशुद्ध रूप से चलने वाले साहसी वीरों का इतिहास है। भारत के वीरों ने 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी प्राप्त की और तब से कई रियासतें सरकार से संघर्ष में जुटी हुई थीं। इन रियासतों में आजाद भारत के साथ बगावत करने वाली पहली रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी का नए राष्ट्र पाकिस्तान में शामिल होने का मंसूबा था। जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका दूर दूर तक पाकिस्तानी सरजमीं से कोई संबंध नहीं था और भारत अपना ऐतिहासिक शहर गंवाए ये तो नामुमकिन था। 24 अक्टूबर 1947 को सदर्न कमांड के सिपाहियों ने जूनागढ़ में नाकाबंदी कर दी।
सेना ने समुद्र के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस नाकाबंदी की दहशत इतनी थी कि दूसरे ही दिन नवाब अपने पूरे परिवार के साथ कराची आ गया। भारत सरकार ने फिर ये फैसला जूनागढ़ वासियों पर छोड़ दिया कि उन्हें किस देश का हिस्सा बनना है। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि 99% से ज्यादा लोगों ने भारतीय संविधान को अपनाना चाहा और आखिरकार जूनागढ़ आजाद भारत का हिस्सा बन गया। ठीक जूनागढ़ की तरह हैदराबाद रियासत ने भी भारत में शामिल होने से इनकार किया। हैदराबाद का निजाम ओस्मान अली खान अपनी सेना और पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। समुद्र के रास्ते हैदराबाद में हथियार आने शुरू हो गए थे। अब हैदराबाद की इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया था। कुछ ही दिनों में ऑपरेशन पोलो जारी कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी संभाली लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी ने। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद को पूर्व और पश्चिम से घेर लिया। ये पिछड़ गया। अगले 4 दिनों में 1300 से भी ज्यादा विद्रोही सिपाहियों को भारतीय जाबाजों ने मौत के घाट उतार दिया। सदर्न कमांड की कार्यकुशलता से 24 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बन गया। आजादी के बाद रियासतों के आंतरिक विद्रोह को तो मैंने जड़ से मिटा दिया, लेकिन अभी भी भारतीय सरजमी पर कुछ विदेशी ताकतें मौजूद थी। पुर्तगाली घुसपैठियों ने गोवा छोड़ जाने से साफ इनकार किया था। देखते ही देखते गोवा स्वतंत्र संग्राम की चिंगारी ने भीषण अग्नि स्वरूप धारण कर लिया। पुर्तगाली सरकार की हिंसा और अन्यायी हरकतें किसी भी समझौते के पार जा चुकी थी। अंत में भारत सरकार ने गोवा मुक्ति के लिए शस्त्र उठाने का फैसला किया और 17 सितंबर 1961 को जन्म हुआ ऑपरेशन विजय का। लेफ्टिनेंट जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में इस मिशन की नींव रखी गई। सदर्न कमांड के मेजर जनरल के.पी. चंदेत ने अपने सेनानियों के साथ गोवा को चारों दिशाओं से घेरा और गोवा मुक्ति का ऐलान कर दिया। भारतीय सिपाहियों से दो हाथ करने के बजाय पुर्तगाली फौज ने अपनी जान बचाकर भागना ही ठीक समझा और सिर्फ 36 घंटों में उन्होंने समर्पण कर दिया। भारतीय सरजमी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। आजाद भारत जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हित संबंध स्थापित करने की कोशिश में जुटा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। साल था 1965। दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान जो प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध है, ऐसे रन ऑफ कच्छ पर पाकिस्तान की नजर थी। वहां के उत्तरी हिस्से पर दावा कर पाकिस्तान ने कच्छ में घुसपैठ शुरू कर दी और मौका देखकर हमारी सरदार पोस्ट पर हमला बोल दिया। 6 दिन चले इस घमासान युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मेजर जनरल पी.ओ. डून के कुशल नेतृत्व में मेरे जवानों ने दुश्मन के इरादों को चकनाचूर कर हमारी भूमि के हर एक इंच पर दोबारा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। मेजर एस के माथुर के इस युद्ध में दिखाए शौर्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के उन जाबाज 120 योद्धाओं की जिन्होंने 4 दिसंबर 1971 की रात राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया। लोंगेवाला की ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई 1971 की जंग का रुख मोड़ने वाली थी। उस रात पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में टैंक्स के साथ लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रही थी। पंजाब
रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी लोंगेवाला में तैनात थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी उस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सेना मुख्यालय से संपर्क किया और अतिरिक्त बल की मांग की। रात का वक्त था। अगले 6 घंटों तक लोंगेवाला में मदद पहुंचना नामुमकिन था। मुख्यालय ने मेजर चांदपुरी को 2 विकल्प दिए। एक, उनकी अल्फा कंपनी अपनी पूरी ताकत से सुबह तक हमला रोकने की कोशिश करे या फिर पीछे हटकर रामगढ़ चली जाए। अल्फा कंपनी पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के किसी भी जवान के लिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। दुश्मन का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया और एंटी टैंक गन्स तैनात कर दी थी। रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तोपों ने गोले दागने शुरू किए। पूरे 45 पाकिस्तानी टैंक तेजी से लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। जाबाज भारतीय जवानों ने अच्छी पोजीशन लेकर पाकिस्तानी टैंक्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिछाए गए एंटी टैंक माइंस की वजह से 2 टैंक बर्बाद हो गए। देखते ही देखते बाकी पाकिस्तानी टैंक्स भी तबाह होने लगे। हमारे 120 जवानों ने दुश्मन के भारी आक्रमण को रोक कर रखा। सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी टैंक्स पर बम की बारिश होने लगी। वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी घबरा गए और पीठ दिखाकर भागने लगे। उस रात पाकिस्तान के 22 टैंक हमारी तरफ से तहस नहस हुए। उनके कुछ अवशेष आज भी लोंगेवाला संग्रहालय में रखे हैं। अपने युद्ध कौशल के लिए कंपनी कमांडर मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के महज 120 जांबाजों ने बिना पीछे हटे दुश्मन का सामना करने का निर्णय लिया और एक महान जीत इतिहास में दर्ज की। मुझसे न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। सदियों से भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत करती आ रही है। भारतीय फौज द्वारा 1987 में श्रीलंका की जमीन पर की गई कार्रवाई इसी आदर्श को दर्शाती है। श्रीलंका में आंतरिक विवादों के कारण एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के विद्रोहियों ने पूरे देश में उथल मचा रखी थी। श्रीलंका सरकार इस समस्या से निपटने में असमर्थ थी और इसलिए उन्होंने भारत सरकार को मदद का आह्वान किया। इस समस्या से निपटने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी RPKF को चेन्नई से भेजा गया। RPKF का सबसे पहला उद्देश्य था श्रीलंका में चल रही हिंसा का जल्द से जल्द अंत करना और श्रीलंका में शांति प्रस्थापित करना, जिसके लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन जारी किया गया। 25 नवंबर 1987 को RPKF की एक टुकड़ी को LTTE ने चारों दिशाओं से घेरकर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इस घेराबंदी को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन बिना कोई समय बर्बाद किए इस टुकड़ी के कमांडर मेजर रामास्वामी परमेश्वरन दुश्मन पर टूट पड़े। चारों ओर से चलने वाली गोलियों का अकेले जवाब देने लगे। उनकी बहादुरी को देख विद्रोही हड़बड़ा गए, लेकिन इस लड़ाई के दौरान मेजर परमेश्वरन बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके बलिदान को याद करते हुए सदर्न कमांड की वॉर मेमोरियल ऑडियो विजुअल रूम को मेजर परमेश्वरन का नाम दिया गया है। ठीक श्रीलंका की तरह मालदीव में भी भारतीय सेना ने 1988 में एक ऑपरेशन को कामयाब किया,
जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव के राष्ट्रपति श्री गयूम का तख्ता पलट करते हुए 500 आतंकवादियों ने मालदीव को अपने काबू में कर लिया था। भारत सरकार ने अपने मित्र राष्ट्र की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और मिशन को अंजाम देने के लिए पैरा रेजिमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय वायुदल के IL-76 हवाई जहाज आगरा से मालदीव की ओर निकल पड़े। ऑपरेशन कैक्टस की पूरी प्लानिंग आगरा से मालदीव के सफर में ही की गई। भारतीय सेना ने जल्दी ही मालदीव एयर स्टेशन को आतंकवादियों की पकड़ से मुक्त कर दिया। एक ओर आतंकवादियों ने सरेंडर किया, लेकिन दूसरी ओर उनमें से 60 आतंकवादी कुछ आम नागरिकों को बंदी बनाकर समुद्री मार्ग से भाग रहे थे। वायुसेना और थल सेना के बाद अब समय आ गया था भारतीय नौसेना को अपना करिश्मा दिखाने का। INS गोदावरी और INS बेटवा ने आतंकवादियों को पकड़ते हुए कई मासूमों की जान बचाई। भारतीय सेना के तीनों दलों के सुनहरे संगम को देख पूरा विश्व अचंभित हो गया था। ऑपरेशन कैक्टस सदर्न कमांड के ट्राई सर्विस नेचर को बड़ी शान से अधोरेखित करता है। पिछली सदी के अंतिम वर्षों में सदर्न कमांड को 100 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन ये समय जश्न मनाने का नहीं था। कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण LOC के पास तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रोकने के लिए कारगिल के ऊंचे पर्वतीय इलाकों से युद्ध का ऐलान किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर एक शानदार जीत हासिल की। किसी भी हालत में हमारे जवानों ने कारगिल में तिरंगे को डगमगाने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए 527 हिंदुस्तानी वीर शहीद हो गए। इन शहीदों में एक नाम ऐसा है जिनकी वीर गाथा आज भी हर भारतवासी की जुबान पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 0.4875 पीक को कब्जे में लेने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा और उनके साथियों पर सौंपी गई थी। युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों को ग्रेनेड फेंककर मिशन को अंजाम देते रहे। कैप्टन बत्रा और उनके बहादुर साथियों ने एक असंभव मिशन को संभव कर दिखलाया। उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कारगिल की भूमि पर करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध का 26 जुलाई 1999 को हुआ। हर साल हमारे शहीदों को याद करते हुए पूरा देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। जहां एक तरफ 26 जुलाई की तारीख देश में गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर एक और 26 तारीख शोक, दुख और मातम से भरी हुई है। ये खौफनाक दिन है 26 नवंबर 2008। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों की माया नगरी, ये कभी न रुकने वाला शहर 26 नवंबर की उस रात पूरी तरह से थम गया था। एक तरफ बेरहमी से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और दूसरी तरफ बेकसूर जाने जा रहे थे। सभी जगह मौत का तांडव चल रहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आतंकवादियों का सामना करने के लिए मुंबई पुलिस और भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो लॉन्च किया। इस दौरान ताजमहल पैलेस होटल आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का मैदान बन गया था।
ने बाजी अपने हाथ में ले ली। निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए गोलियों और ग्रेनेड की बौछार के बीच कमांडोज ने ताज होटल में प्रवेश किया। हर कठिनाई को पार कर उन्होंने लोगों को रिहा करा दिया। एनएसजी की इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। अपने साथियों को बचाने के लिए मेजर संदीप ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका ये बलिदान उनके साथियों ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। एनएसजी के कमांडोज ने लश्कर तैयबा के 9 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इंडियन आर्मी ने 2016 के टूनी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक द्वारा यह साबित कर दिया एब्सोल्यूट एंड टोटल इंटॉलरेंस टू टेररिज्म की भूमिका पर भारत डट कर खड़ा है। लेकिन जब शांति को चुनौती दी जाती है तो इतिहास एक बार फिर साहस की परीक्षा लेता है। महादेव की धरती पर 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए और इस कुकर्म का जिम्मेदार था पाकिस्तान। देश स्तब्ध था, लेकिन भारत ने जवाब देने की ठान ली। इस बार आखिरी बार भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक सटीक और योजनाबद्ध जवाब। आतंकी ठिकानों और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। लक्ष्य एक ही था, आतंक को जड़ से मिटाना। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला किया, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हमारे यह डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे हुए। इतनी तबाही के बाद 10 मई को पाकिस्तान ने हार मान दी। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। आज आजादी के 75 साल बाद एक नई सोच, एक नई पहचान, एक नया भारत आकार ले रहा है। अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदलकर एक अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन की शुरुआत होती है आत्मनिर्भरता से। भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है। भारत आज अपने लिए फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और सबमरीन्स बनाने की क्षमता रखता है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन धनुष से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस तक सभी हथियार भारतीय सीमाओं के भीतर विकसित हो रहे हैं। लड़ाकू विमान तेजस, स्वाति हथियार लोकेटिंग रेडार और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की निर्मित भारत की तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। देश सुरक्षा कार्य के अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की ओर से सदर्न कमांड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विनाशकारी भूज भूकंप के दौरान मेरे जवानों ने कुशलतापूर्वक रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की और प्रभावित लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन का महत्वपूर्ण काम किया। जब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बेंगलुरु और चेन्नई में तबाही मचाने वाली विनाशकारी बाढ़ आई, तब सदर्न कमांड के सैनिकों ने निडर होकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदर्न कमांड की प्रतिबद्धता सीमाओं के और सैन्य अभियानों से परे है। सदर्न कमांड अपनी समृद्ध विरासत और वीर सैनिकों के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना दायित्व पूरी निष्ठा से निभा रहा है। हो कश्मीर की चट्टान या कच्छ का रेगिस्तान, हर समय देकर बलिदान, राह डट कर खड़ा सदर्न कमांड।
जूनागढ़ का नवाब मकरूर, मालदीव के उग्रवादी क्रूर कांप गए देखकर मेरे सेनानियों के विजयी नूर। युद्ध समय था कठिन बड़ा, बॉर्डर पे दुश्मन खड़ा, लगा के धड़ों की रास, रच दिया नया इतिहास। अविस्मरणीय था कारगिल रण संग्राम, गोवा मुक्ति का युद्ध घमासान, हर परिस्थिति में देकर बलिदान, रहा डट कर खड़ा सदर्म कमान, रहा डट कर खड़ा सदर्म कमान। मेरे कर्तव्य, त्याग और समर्पण की ये गाथा आपने सुनी, देखी और महसूस की। आपने जाना कि किन चुनौतियों से लड़कर भारत मां के इन वीर सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। चाहे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना हो या कठिन हालातों में देशवासियों की मदद करना हो, हर जगह हर परिस्थिति में सदर्म कमान अपने दृढ़ निश्चय पर डट कर खड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आधुनिक भारत के नागरिक होने के नाते आप भी देश को समृद्ध, खुशहाल और विकसित बनाने के इस कार्य में मेरा हाथ बटाएंगे। ये कहानी थी मेरे वीर योद्धाओं के निडर साहस की, उनकी देशभक्ति की और उनके सर्वोच्च बलिदान की। ये कहानी थी मेरे गौरवशाली इतिहास की। ये कहानी थी मेरी सदर्म कमान की। जय हिंद। वंदे मातरम। गाइस होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो जानते क्या करना है, आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको फॉरवर्ड करना है। तब तक के लिए मैं AHRK व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और हम मेरा प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए बाय।